प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान ने तोशाखाना के 14 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात दुबई में फरोख्त कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रऊफ क्लास्टा के साथ गुफ्तगू में इंकशाफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात में मईशत के हवाले से वजीर आजम ने एंकर से क्या बातें की, अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बैरूनी साजिश हुई और ना ही अमरीका ने अड्डे मांगे थे, DGISPR ने वाजे कर दिया। इमरान खान का इंतखाबात के लिए अमरीका मुखालिफ मुहिम को आगाज ही में बड़ा धचका। तर्जमान पाक फौज ने एटमी असासों पर बात से एहतराज की हिदायत कर दी। पेशावर जलसे में इमरान खान इल्जामात पर पाक फौज ने पहली मरतबा बाकायदा मौक़िफ़ दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे शहबाज शरीफ की हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने PTI के इस्तीफे मंजूर कर लिए। नया सियासी बहरान पैदा होने का खदशा, शहबाज शरीफ अभी तक अपनी काबीना का ऐलान न कर सके। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI फंड फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म। ये तमाम अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। और जिस तरह हमने शुरू में कहा कि अंदरूनी कहानी जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एंकर पर्सन के साथ हुई, उसमें जिसमें क्लास साहब ने एक थोड़ा सा सख्त सवाल किया जो अभी उनकी डिस्कशन से ही पता चल रहा है, और फिर उससे जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, क्लास साहब जरा इसकी डिटेल्स बताइएगा। खैर सवाल एक तो मैंने सख्त नहीं किया था, 4 मिला के किए थे, सख्त किए थे। तो मुझे बल्कि मारिया मेमन जो है हमारी ARY की कुलीग वो निकल रही थी, तो उन्होंने कहा रऊफ साहब आपने भी आज पूरी कोशिश की है कि जैसे इमरान खान को पहला सवाल किया था, जब पहली दफ़ा मुलाकात हुई और नाराज़ हो गए तो साल 1.5 साल बैन लग गया था, वही काम आज आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ किया। अब देखते हैं कि उनका ये टॉलरेंस लेवल जो है अगर वो कितना है, अगली दफ़ा आपको बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता। वो 4 सवाल तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड दूँ क्योंकि आपके इंट्रो से यही लगा है कि शायद पूरी गलियाँ हो, वो कहते हैं गलियाँ हो या सुनिया विच मिर्जा यार फिरे। मैं क्यों अकेला प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं फिर रहा था। आपके सवाल इंटरेस्ट वाला वही कह रहा हूँ, तो और भी बहुत सारे एंकर्स नहीं थे वहाँ पे, काफ़ी कॉलमिस्ट भी थे, एंकर्स भी थे, सीनियर जर्नलिस्ट भी थे। सो मतलब मेरा ख्याल है 40-50 लोग थे, 40-50 लोग थे। बड़ी एक ह्यूज गैदरिंग थी। सो कल जब हमें ये मैसेज आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपसे मिलना चाहते हैं, आमिर भाई को भी है, मुझे भी है, तो डेफिनेटली हमें पता था और भी बहुत सारे लोग सीनियर लोग आ रहे होंगे। तो हमारे लिए थोड़ा सा बिट सरप्राइजिंग था कि आमिर साहब को या मुझे जो है ना स्पेशली बुला रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टोरीज स्कैंडल जो है ना हमने की हैं और यहाँ पे इतना टॉलरेंस लेवल नहीं होता। उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं बुलाया था उन 5 साल में हमें कभी शर्फ हासिल नहीं हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके करीब भी जाने का PM हाउस। और आमिर भाई एक बड़ी अच्छी बात कहते होते हैं जो मैंने मारिया मेमन साहब को भी की कि वो कहे तुम ये रूठे हम छूटे। हम तो कोशिश करते हैं कि हुक्मरान हमसे नाराज ही रहें ताकि जो आंख का थोड़ा शर्म हया जो है ना बाज़ दफ़ा आ जाते, किसी से चाय पी लें, किसी के उठ साठ बैठ जाएं। सो सहाफ़ी को थोड़ा सा बेदीद होना चाहिए, लोग शायद नाराज़ हो जाएं। बल्कि मेजर आमिर साहब बड़ी अच्छी बात कहते होते, कहते आप लोगों ने अपना ये जो है ना बदीदापन या अपनी वो कह लें बदतमीज़ी जो है ना, इसको आपने प्रोफेशनलिज्म का नाम दिया हुआ है कि आप जितने बदतमीज़ होते हैं उतने समझते जो है ना कि हम प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन क्या करें, खैर ये तमीद हो गई। तो आज हम गए वहाँ पे, तो एक बड़ी ह्यूज उसमें गैदरिंग थी। बड़े मेरा ख्याल कोई एंकर रह नहीं गए थे कोई कि उस पर जिनको ना बुलाया गया। तो अगर 2-4 नाम नहीं थे तो मैंने किसी से पूछा वहाँ पे, तो उन्होंने कहा आपकी ये लिस्ट जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बनाई है मोस्टली, और उसमें कोई उन्होंने तमीज़ उनके बकौल नहीं रखी गई। उन्होंने कहा सबको बुलाओ। तो मैंने उसमें 2-4 नाम पूछे, मैं कि वो नाम मुझे नज़र नहीं आ रहे। मतलब मैंने अरशद शरीफ का पूछा, मैंने उसके इरशाद भट्टी का पूछा, मैंने फिर साबिर शाकिर साहब को पूछा, काशी अब्बासी साहब मुझे नज़र नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अगर समझा जाता है ना से मेरी तफाकन बात हुई, उन्होंने कहा मुझे बुलाया था मगर मेरा 8 o'clock का लाइव प्रोग्राम था। लेकिन मेरा ख्याल 6:30 के वो जा भी सकते थे, घंटा एक हाजिरी लगा, बारह उनको बुलाया गया, अवॉइड किया है 12 मुझे लगा, मगर उनको बुलाया गया था। यस, उन्होंने काशिफ का मुझे भी ये बताया, लेकिन अरशद को, साबिर को और मेरे ख्याल शाद भट्टी को नहीं बुलाया गया। मैंने उनसे पूछा ये सवाल, मैं कि उनको क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कोई ऐसा सच नहीं था, हमने ये कोशिश की है कि हर चैनल से 2-2 लोग जो है ना बुलाए जाएं, तो लिहाजा इनके चैनल से, इसके ARY के मोस्टली लोग थे, उन्होंने कहा इनके चैनल से हमने वसीम बदामी साहब और उन मारिया मेमन साहब और बल्कि आदिल अब्बासी साहब भी आए हुए थे जो उनको ARY के, सो 3 लोग बुलाए हुए थे। सो अब उन्होंने कहा अगेन खैर वो मुस्कुरा पड़े, कहते मतलब यही था कि अरशद को या भट्टी साहब को या साबिर शाकिर को, शायद मेरा ख्याल है नाकदों की ठीक ठाक बड़ी तादाद थी, काफी लोग थे जो कि इनके बहुत बड़े नकाद रहे हुए हैं, उनको बुलाया गया था। बल्कि मजे की बात यह है कि उन्होंने बात की है जब सलीम साफ़ी साहब ने एक कोई कहा है ना, उन्होंने वहाँ पे एक अपने उन्होंने स्टाइल में एक सवाल किया शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा जनाब कि ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है अभी तो चलो आज बड़ा अच्छे तरीके से कंडक्ट भी उन्होंने किया, बल्कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा को क्रेडिट है, उन्होंने मोस्टली उन लोगों से सवालात करवाए या मौका दिया जो उनकी हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब की गुड बुक्स में नहीं है। अच्छा। मोस्टली उन्होंने उनसे सवालात किए जो थोड़े से प्रो समझे जाते हैं। अगर प्रो में से मुझे तो किसी का सवाल नहीं आया, मोस्टली उसका बल्कि गरीदा फरूकी साहब ने किया, लेकिन मेरा ख्याल सख्त सवाल था उनका भी, उन्होंने बड़ा अच्छा खासा मुश्किल सवाल किया। फिर
सर कमिंग टू द पॉइंट, तो शहबाज शरीफ ने बात की तो उस पर उन्होंने कहा, मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि नहीं सॉरी, उसने सलीम साफ़ी साहब ने कि ये जो मरियम औरंगजेब साहब हैं ये कल को फवाद चौधरी साहब की तरह तो बिहेव नहीं करेंगी, मतलब नाराज हर वक्त मीडिया को चपेड़े आते जाते, लड़ाई मार कुटाई जो करते थे फवाद चौधरी साहब। जबान की बात करूँ, हाथ की नहीं बात कर रहा हूँ उनकी। ये हाथ भी एक दफा दिखाया, मैं जानबूझ के कहा कोई पन रहने देते हैं सर जी, मुझे पता नहीं, मेरे तो सामने हुआ था वहाँ पे, आप भी थे वहाँ पे शादी में फैसलाबाद में, मैं तो साथ खड़ा हुआ था, मैं साथ खड़ा था जब सब कुछ हुआ। मैंने जानबूझ के सर जान के अमान पे, आजकल पता कोई नहीं कहीं आते चढ़ जाए हम पे थोड़े से, अपना गुस्सा किसी और का गुस्सा हम पे उतारे बैठे हूँ। खैर, तो उन्होंने कहा जनाब कि ये ना हो कि कल फवाद चौधरी बन जाए मरियम औरंगजेब साहबा, तो उस पर शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जनाब ये बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा हूँ जिन्होंने मेरी कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरे खिलाफ खबरें की हैं, स्टोरीज की हैं, फलां किया है, ये किया है, जब भी टीवी चैनल खोलता था, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ ना कभी कार्रवाई की, ना कभी कोई सोशल मीडिया कैंपेन की, ना मैंने कोई आगे तरदीदें चलवाई, ना मैं इनके पीछे लगा, आप लोग गवाह हैं। तो उस पर मेरा ख्याल किसने कहा, उसने कहा आपने दिल में तो रखा हुआ है अगर ये बात आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हूँ बंदा गल भी ना करे, वही वाले साहब, बंदा गल भी ना करे, दिल में भी ना रखूँ मैं सारी चीज़ें। खैर, उस पर बहुत सारे सवालात हुए जो इंटरनेशनल हुए हैं, लोकल हुए हैं, या ISPR रिलेटेड हुए, वो आमिर साहब उसको आके उसको वो डील करेंगे। मैं सिंपली उन 4 सवाल पे रहना चाहता हूँ जो मैंने किए। मैंने कहा, मैं कि सर ये बताएं मियां साहब, आप पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लग रहा है आपके नाकदीन का, या बहुत सारे लोग यहाँ फील करते हैं कि आप पे इस वक्त नैब के केसेस हैं, FIA के केसेस हैं, आप ज़मानत पे हैं। क्या ये अच्छा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो नैब का मुलज़म हो, ज़मानत पे हो, पेशा भुगत रहा हो? तो ये अच्छा ना लगता है कि आप पहले अपने केसेस भुगतते, अपने जाते, क्लियर करवाते, क्लियर कराने के बाद अब दोबारा बन जाते, इन द मीन वेल आपकी पार्टी में से और कोई अच्छा कोई बंदा लग जाता जिस पे केसेस ना होते। सो एक इस पाकिस्तान की रेपुटेशन कैसी रहेगी कि एक नैब या FIA का मुलज़िम जो है, जो जेल गुजार के आया ना, आज वो हमारा वज़ीर आज़म है। मैं कि नंबर 1 ये सवाल पूछा मैंने उनसे। दूसरा मैंने कहा सर आप पे ये लगता है कि आप लोग ऑल इन ए फैमिली, आप वज़ीर आज़म लग गए हैं, वो हमजा शहबाज शरीफ साहब उन पे भी केसेस हैं, वो वज़ीर आला लग गए। ये पहले होता था बाप था निसारी भाई था ये वज़ीर आज़म, तो उसका छोटा भाई वज़ीर आला था, अब बाप बेटा मैंने कहा वज़ीर आला और मैं के वज़ीर आज़म बन गए। आप तो सारी फैमिली में सारी पावर जो कंसंट्रेशन है, शरीफ फैमिली शायद पावर जो है सारी अपने पास रख लेती होती है। उसके बाद मैं कि डेमोक्रेसी के भी खतरे होते हैं और फाशिज्म के इन चीज़ों के भी आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि पावर कंसंट्रेशन हो जाती है ना एक फैमिली में। नंबर 2 मैंने कहा तो मैं कि उसकी हमजा की जगह आप किसी और को भी बना सकते थे। नंबर 3 मैंने कहा जनाब ये भी इल्ज़ाम लग रहा है आप पे कि आपने वज़ीर आज़म बनते हुए 3-4 अपने जो घर आपके हाउसेज जो है ना उनको आपने डिक्लेयर कर दिया कैंप ऑफिस, मतलब यह कि सरकारी खर्चे पे घर चलेंगे। मैं कि नंबर 3। चौथा सवाल मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता था कि इतना उसका एक्सप्लोसिव जवाब आएगा, जो मेरा ख्याल इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी मैसिव वो प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, जो चीज़ें उन्होंने बताई। मैंने तोशा खाने की बात की। मैं अक्सर चौथा सवाल ये है कि तोशा खाना वो चीज़ बन चुके सोने की कान कि जो बंदा आता है, हुक्मरान आता है, लूट पाट के ट्रंक भर के निकल जाता है। अभी मैंने कहा और उसकी तफसीलात सामने नहीं आती। मसला मैंने कहा यहाँ पे उन्होंने आपके दौर में भी हुआ, नवाज शरीफ साहब के दौर में वो 5 साल उनका भी नहीं बताया गया कि वो क्या कुछ ले गए, और अभी उनका इमरान खान साहब से रिलेटेड चीज़ें भी आ रही हैं कि तोशा खाने से चीज़ें वो हो गई, बेच बुचा दी हैं, बला बला। आप एक काम क्यों नहीं करते? मैंने कहा ये सारी चीज़ें अवाम की अमानत है, कम से कम लिस्ट तो है वो पार्लियामेंट को भेज दें, जारी कर दें कि ये तोहफे मिले थे, फलां बंदा रख गया है, फलां ने जमा करवा दें, फलां घर ले गया है। ये कौम को पता तो चले ना कि कौन कितना ले गया। ये तो ऑफिशियल एक डाका पड़ता है ना, लीगलाइज डाका ये है तोशा खाने का। अब उनके जवाब सुने जो उन्होंने दिए, मैं सिर्फ इसी तक कन्फाइन करूंगा, फिर आमिर साहब बाकी आपको उसमें देंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है सवाल ज़रा उस पे थे, मुश्किल सवाल थे, और मेरा ख्याल था कि वो शायद प्रवोक होंगे, ये प्रवोक होने वाले क्वेश्चन थे। इमरान खान साहब को मैंने इसी तरह का सवाल किया था उस वक्त, वो प्रवोक हो गए थे, बहुत गुस्से में आ गए थे। पहली मीटिंग जो हुई थी 2018 में प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने कहा पहली बात तो ये रहो साहब कि वाकई मेरे पे केसेस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी ना मुझे कोई सज़ा हुई है, ना मुझे कोई प्रूव हुआ है। और मेरे से पहले इमरान खान साहब जब वो वैसे बार बार उनको इमरान नियाज़ी ही कह रहे थे, वो खान साहब नहीं कह रहे थे, वो इमरान नियाज़ी कह रहे थे कि इमरान नियाज़ी साहब जो हैं ये जब प्राइम मिनिस्टर बने थे इन पे भी 2 केसेस थे। एक हेलीकॉप्टर केस का उन्होंने कहा वो चल रहा था, नैब का केस था, दूसरा PTV वाला मेरा ख्याल है जो उस पर था, वो हमला केस था जो था वो चल रहा था, जमानत पे थे इमरान खान साहब। सो इमरान खान साहब पहले उन्होंने कहा झूठा सच्चा छोड़ दें, बाद में सेटल हो गए, बरी हो गए, वट एवर जो भी जमानत पे थे। वुज़रा उन्होंने कहा बहुत सारे वुज़रा जो है उनके जमानत पे थे। सो जब तक वो चीज़ प्रूव नहीं हुई, मुलज़िम ही है ना, अभी मुजरिम तो नहीं हुए ना, जब सज़ा होती उसके बाद में बन जाता फिर आप लोगों का जवाब बनता था। सब वो केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, देख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने बात की उसकी उस हमजा पे है। मैंने कहा हमजा वाला जो सवाल था उस पर उन्होंने कहा जनाब की ये बात है, उन्होंने चौधरी परवेज़ अली साहब को, मैं उनके घर गया था, हमने दुआ खैर की थी। मैं कोई अपने बेटे को वज़ीर आला नहीं बनाना चाहता था, हम तो चौधरी परवेज़ अली को बनाना चाहते थे। अगर मैंने बनाना होता तो फिर चौधरी परवेज़ अली के घर ही ना जाते,
हमने उनको ऑफर की कि आप वज़ीर आला बन जाए। चौधरी परवेज अली साहब ने कहा कि नहीं जनाब, के उन्होंने दुआ खैर की, उन्होंने कहा दुआ खैर करने के बाद मुकर गए, वो किसी और के साथ चले गए। अब हमारी पार्टी ने फैसला किया कि पंजाब में बड़ा इंतहा टफ मुकाबला होना है, तो किसको होना चाहिए? तो हमारी पार्टी ने यह फैसला किया कि हमें इसको हमजा को लेकर आना चाहिए। ये पार्टी का फैसला था बकौल उनके। मेरा फैसला तो यही था कि मैं चौधरी परवेज अली के घर गया था, वहाँ पे उनको ऑफर करने, वो ले लेते तो आज वो वज़ीर आला होते, मैं वज़ीर आज़म होता। ये तीसरा। चौथा बमशेल तोशा खाने पे कैंप ऑफिसर्स, हाँ उसका जवाब नहीं दिया वैसे, कैंप ऑफिस अच्छा, का ठीक है। जवाब नहीं दिया। अच्छा, मेरी आदत नहीं है कोई सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना कि पीछे से बंदा उसको टोके या अपने वो करे। सोचिए आपने सवाल कर लिया है, अब अगले बंदे की मर्जी है कि वो क्या जवाब देना चाहता है। नहीं किसी चीज़ को स्किप करना चाहते, हमारे ओल्ड स्कूल जी है, स्किप करने दें। हमने सवाल पूछ लिया ना, अब उसकी मर्जी है। वो उन्होंने अच्छा आपने वैसे याद दिला, कैंप ऑफिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया या वट एवर। जब तोशा खाना पे बात हुई तो मैं छुपा के रखा, उन्होंने कहा सुन लें फिर तोशा खाना का। उन्होंने कहा तोशा खाना का मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, आपके अल्फाज थे उनके, कन्फर्म कर रहा हूँ कि तोशा खाना से इमरान खान साहब, इमरान नियाजी साहब जो हैं बकौल उनके, ये यहाँ से एक घड़ी, एक हार और एक अंगूठी अच्छा। ये इन्होंने ली या इनको मिली, तोहफा मिली। ये किसी मुल्क का नहीं बताया किस मुल्क से मिली, लेकिन मेरा ख्याल है मोस्टली दो मुल्क ही देते होते हैं ये चीज़ें, या यूएई देता होता है या सऊदीज देते होते हैं या कतरी आपको सम टाइम देते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है ये चीज़ें इन सऊदी अरेबिया देते होते हैं, वो भी बड़ी उनकी लंबी कहानी क्या कुछ वो देते होते हैं। उन्होंने कहा जनाब इन्होंने यहाँ से लिए, इमरान खान साहब ने या उनकी ऑफकोर्स के मतलब उनकी फैमिली को मिला होगा सबको, ये सारी चीज़ें ले के इन्होंने रूल चेंज करवाए हैं बकौल उनके इसमें ये तोशा खाना के, कि ताकि इनको एक सर्टन अमाउंट परसेंटेज आपको देनी पड़ती है इसकी तोशा खाना के। कोई चीज़ आपने रखनी हो ना, कोई घड़ी हो 1 लाख रुपए की, 10% 20% वट एवर आपको अमाउंट दे के लीगली आप रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब इन्होंने उसमें लाज में भी चेंज करवाई ताकि आपको ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। ये तो 14 करोड़ के बन रहे थे ना, 14 करोड़ का 10% भी हो तो 1 करोड़ 40 लाख बनता है कम अज़ कम, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है। तो इन्होंने उसमें भी चेंजेस करवाई ताकि इनको कम पैसे देने पड़े। ये चेंजेस करवाने के बाद उन्होंने कहा जनाब ये सारा इन्होंने वहाँ से ये उठाया, हार उठाया, अंगूठी उठाई, घड़ी उठाई और दुबई में इन्होंने 14 करोड़ रुपए में इन्होंने फ़रोख्त किए हैं वो तोहफे तहफ़ जो इनको इमरान खान साहब यानी कि फैमिली को मिले थे। उन्होंने कहा जनाब मैं एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ें आपको कन्फर्म कर रहा हूँ कि ये सारे तोहफे तहफ़ जो इनको बैरून मुल्क से मिले हैं, इमरान खान साहब ने तोशा खाना से लिए हैं। लेने के बाद उन्होंने दुबई में किसी ज्वेलर के ज़रिए सारी चीज़ें वहाँ पे बेच दी गई हैं। मैं आप यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आगे की कहानी जो है आप मेरे साथ बताएंगे आपको। मेरा लास्ट वर्ड ये है, अगर ये चीज़ें डॉक्यूमेंट सारी सामने आती हैं, इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा स्कैंडल होगा कि अगर उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं जो सादिक अमीन कहते हैं, और उनके बारे में बड़ा अच्छा व्यू हमारी नौजवान नस्ल रखती है, हमारे लोग रखते हैं। और ये पता चलो ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक इससे पहले स्कैंडल आया था यूसुफ गिलानी साहब का हार वाला, आज तक उनके गले से वो हार नहीं उतरा। वैसे आप नोट करें, आते जाते उनको वो हार जो है ना उनको याद दिलाया जाता है। अगर ये चीज़ें हुई हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब को ये चीज़ें हार्ट करती रहेंगी कि ये तोहफे आपको सऊदीज़ या उन्होंने यूएई ने दी थे, आपने दुबई में जाके 14 करोड़ रुपए में अंगूठी, घड़ी और हार जो है ना वो बेचे हैं। जी आमिर साहब, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे और फिर इस मीटिंग का बाकी अहवाल बताइएगा। मेरा टेक ये था कि वाकई स्टार्ट उन्होंने जो है ना ये अच्छा लिया है और बहुत एक नुमाया तब्दीली है नवाज शरीफ के दौर से शहबाज शरीफ के दौर की, बहुत ज़्यादा तब्दीली। एक तो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 5 साल में कभी मौका नहीं मिला, हमारे जैसे बेताशा लोग को नहीं बुलाया जाता। और परवेज़ शरीफ साहब जो है ना बहुत ज़्यादा उनमें तकब्बुर आ चुका था। वो एक चमचों की ख़ास हम ख्याल लोगों की टीम को बुलाया जाता था और वो पीटीवी में और इधर उधर कड़ाइयाँ खाई जाती थी और वो उनमें ही खुश रहते थे। तो यहाँ पे वो नहीं है, नज़र आया। उन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटा हर किस्म के सवाल का जवाब लिया। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने ठेके पे साग डार साहब को हुकूमत दी हुई थी और इसलिए वो हैंड्स ऑन नहीं होते थे। इसीलिए 5 साल में मुझे नहीं याद पड़ता कि एक दफ़ा भी कोई खुल के इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो जिस पे कि हर किस्म के आदमी को हर किस्म के सवाल का अलाउ किया, क्योंकि उनके पास ये ना ये कैपेसिटी के भी इशू थे और वो अलाउ भी नहीं करते थे। तो ये ही इज़ वेरी मच हैंड्स ऑन। इनको इस वक्त जो इश्यूज़ हैं उस पर वेरी वेल ब्रीफ्ड हैं वो, और उसके अंदर शामिल भी रह रहे हैं। और उन्होंने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। ये तो कहा ही जाता है कि जी पहली हुकूमतों का है, मगर उन्होंने ये कहा जी हालात जो है ना बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और ये अकेली पार्टी हमारी नहीं कर सकती है। अच्छा। और उन्होंने बताया कि जी मुश्किलात कैबिनेट की, जो साथ में ख़बर भी दे दूँ कि
पहले जो एक तरीकाकार था कि जो ही प्राइम मिनिस्टर का ओथ होता था तो साथ में ही 2-4 लोग कम से कम जो है ना वो ओथ लेके कैबिनेट बन जाती थी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट नामुकम्मल होती है कैबिनेट के बगैर, वो कहलाती नहीं है। उसकी हमारे अब आइन की तशरीह के मुताबिक जो है ना फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, तो कैबिनेट नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त कंप्लीट नहीं है। डिले में एक मेजर वजह ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी वाले एक तो कमिटमेंट्स अपने एलाइज को जिनको वो लेके आए हैं ज़्यादा की हुई हैं और उनको ही मिनिस्ट्रियाँ दिलवाना चाह रहे हैं। ये नून लीग का ये ख्याल है इनके यहाँ कि ये चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी खुद भी मेजर वजारतें ले, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे क्योंकि इतने मुश्किल हालात हैं, महंगाई का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, अंदरूनी खलफशार है, बैरूनी मसाइल हैं, तो वो चाह रहे हैं कि जो हमारी से जो गलतियां या मुश्किलात हों तो ये सारी कोलिशन पार्टनर्स को बराबर का मलबा पड़े। तो वो चाह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बच रही है कि वो कह रही नहीं है एलाइज को वजारतें दे दें, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लेने में इंटरेस्टेड हैं, हुकूमत के अंदर शराकत वाली जो है ना जिम्मेदारी भी लेनी होती है ना, एक तो पर्क्स होते हैं, मज़े होते हैं बड़ी मिनिस्ट्रियों के, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है कि वो शराकत में कम हिस्सादारी चाह रहे हैं कि ये जो भी, क्योंकि बड़े मुश्किल हालात है ना, आसान नहीं है, जिसका उन्होंने खुद भी बताया कि इकोनॉमिक सिचुएशन, एनर्जी सिचुएशन, महंगाई की सिचुएशन उन्होंने मोर लेस जो है काफ़ी हैंड्स ऑन मतलब बताई है कि उसका इदराक भी है और उसमें उन्होंने कोई छुपाने की कोशिश नहीं की। मगर वो पीपल्स पार्टी की जो रुकावट हुई है, तो मेरा ख्याल था कि शायद ये देने में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे पता चला कि जी उल्टा है, तो वो तो नज़र आ रहा है। दूसरा कि उनको नून लीग को वो जो पहले कह रहे थे कि जनाब हम सिर्फ ये इलेक्शंस के लॉ शॉज बनाने के बाद 4-5 महीने में इलेक्शन करवा देंगे, अभी उनकी गवर्नमेंट का ये इस तरफ कोई मुझे झुकाव नज़र नहीं आता। उनकी कोशिश होगी इसको जितना लंबा किया जा सके, अगर 1.25 साल पूरी गवर्नमेंट की जा सकती है तो चलाई जाए, अनटिल कोई बहुत बड़ा उनको निकाला जाए या हालात इस तरह के आ जाए तो आ जाएं, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। और पहले तो वो इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि बजट भी खुद दें, वो चाह रहे थे कि बजट भी कोई दरमियाना से सिलसिला हो जाए, तो अभी वो बजट भी पूरा बना रहे हैं, पूरे साल का बना रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं रह गया। अब तकरीबन साइडिटी है कि बनाने के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब ही बना रहे हैं और पेट्रोलियम क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस उस पर है, शायद खाकान अब्बासी साहब थोड़ा सा कोई मुझे बताया गया पहले एक जो लाइकली वज़ीर है उनका जी वो इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे। मैं दूसरे वज़ीर साहब ने कहा कि मैंने उनसे पूछा जिन्होंने वज़ीर बनना है, तो उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं अगर मुझे कहा जाएगा तो फिर मैं बन जाऊँगा, मगर मेरा कोई इतना शौक़ नहीं है एनर्जी का मिनिस्टर बनने का। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एक फ़र्क तो पड़ता है, और ये भी नहीं पता कि ये कितने अरसे के लिए हो, और क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है जो उन्होंने कहा कि वाकई वो कारखाने सारे पड़े हुए हैं, ना तेल है ना गैस है, तो ना ये प्राइसेस। दूसरा सबसे बड़ा क्राइसिस जो उन्होंने खुद ही, हमने भी उसका कल जिक्र किया था, उन्होंने भी इकरार किया कि IMF के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये अनाउंस जो कर गए थे कि 10 रुपये सस्ता पेट्रोल और 5 रुपये बिजली, तो IMF उस पर नहीं मानेगा और वो गैप जो है ना 300 अरब रुपए का जो आता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उससे सारा डेफिसिट वगैरह बजट सारा ख़राब हो जाता है और IMF नहीं मानेगी। सो वो इनको वापस देना पड़ेगा, जिसकी वजह से पब्लिक एक तरफ IMF नाराज़ होगी वरना पब्लिक नाराज़ होगी, तो वो एक मुश्किल कड़वी गोली है जो भी हुकूमत में होगा उसको वो लेनी पड़ेगी और कोई फॉरेन सॉल्यूशंस है नहीं है। सो ये एक मुझे जो है ना टेक अवेज उसमें थे कि उसमें ये वाले, तो आपने वक्फा तो नहीं जी बिल्कुल ब्रेक वक्फा ले लें, बाकी ठीक है। ब्रेक के बाद बात करेंगे आज जो बैरूनी साजिश के ऊपर और जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के उसके ऊपर DG ISPR ने कुछ चीज़ों को वाजे किया है। ब्रेक के बाद उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, आप अगर कंटिन्यू करना चाहें जो हम पहले सेगमेंट में बात करें थे, और इसके बाद जो DG ISPR की एक अहम प्रेस ब्रीफिंग थी, हर कोई उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, हाउ वुड यू इंटरप्रेट?
नहीं, बहरहाल हर कोई उसको एक ही तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, और वो ये है कि इंस्टीट्यूशन ने बहुत हार्शली रिएक्ट किया है और बाकायदा जो है, अदरवाइज़ DGI SPR बड़े कूल एंड काम होते हैं, मगर इस दफ़ा वो नज़र आ रहा था कि वो थोड़ा सा एक एलिमेंट ऑफ एंगर था, एक रिएक्शन था, और बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड सोचा समझा था, वो ये बयान देना चाहते थे। एक तो वो ट्रेंड्स चले, ऊपर से जो जलसों का एक वो सिलसिला जारी है, माहौल है। मगर ये एक आयरॉनिक है कि मुझे एक रिवर्सल ऑफ रोल्स नज़र आई कि बिल्कुल कल को जहाँ PTI खड़ी थी, वो आज वहाँ पे जो है नून लीग नहीं बल्कि वो सारी अपोजिशन PTM आ गई है, और जो है ना जहाँ पे वहाँ पे नहीं गई अभी PTI, मगर ये अंदेशा है वहाँ पे जाने का, मगर है अभी जो है ना ये भी एक हाइब्रिड सिस्टम ही है। सो सिर्फ पेज डिफरेंट हो गए हैं, मगर ये हाइब्रिड सिस्टम है। और आज जो शहबाज शरीफ साहब की भी गुफ्तगू के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा मोहतात थे कि कोई ऐसी बात ना कह दें कि जिससे वो जो उनका पहले वाला बयानिया जुड़ता है वो वाला लगे। और मैं बिलावल साहब को भी सुन रहा था, बिलावल भुट्टो भी बहुत ज़्यादा मोहतात होके, ताकि बहुत ज़्यादा तारीफ, तो एक हाइब्रिड ही सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है। मगर उसके अंदर अंदेशा ये है कि इमरान खान ने उनकी जो पेशावर की थी रात जलसा, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बड़ा था, उसमें अभी उन्होंने डायरेक्टली अटैक नहीं किए हैं, और उन्होंने इशारतन कराते हुए वो भी बात करनी शुरू हो गई हैं। और मुझे अंदेशा ये है कि क्योंकि अभी मैच ये पड़ गया ना कि ये लोग पहले जो 4 महीने के अंदर इलेक्शन कह रही थी अपोजिशन, अब इनको कोई जल्दी नहीं है, और ये चाहेंगे कि बयानिए का एक तो रुख मोड़ दें, अपने हक में करें, फिर अपनी मर्ज़ी के ये केसेस भी हल करें, और इंतखाबी इस्लाहात भी अपनी मर्ज़ी की करें, और उस वक्त करें जब इनके मुताबिक सारा गाड़ी का कंट्रोल इनके हाथ में पूरा आ जाए, गुड गवर्नेंस भी करें, ताकि गुड गवर्नेंस तो इतने मुश्किल हालात में कोई इतने छोटे टर्म में मुश्किल है, मगर बहरहाल ये बयानिया बदल दिया जाए और उसके ऊपर उनके ऊपर उल्टे केसेस करवाए जाएं और उनकी रेपुटेशन को टार्निश किया जाए। जबकि इमरान खान चाहेंगे कि ये इनको अपोजिशन को और इस्टेब्लिशमेंट को पुश करें कि ये जल्दी इलेक्शन कराएं, और वो स्टेट पावर सिर्फ नहीं यूज़ करेंगे। अभी वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के लेवल पे नहीं गए, मगर इशारे किनारे में उन्होंने हल्के फुल्के इशारे देने शुरू कर दिए हैं। मगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में देखना ये है कि इमरान खान किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक किस्म का सख्त अल्फाज आए हैं, ऑलमोस्ट एक वार्निंग है कि जनाब रेड लाइंस क्रॉस नहीं किसी को भी करनी दी जाएंगी, और माजी में क्योंकि रेड लाइनें क्रॉस होती रही हैं, सो एक बड़ा एक मुश्किल है हालात हैं कि इमरान खान का देखना है कि वो फिग लीफ, क्योंकि इधर से भी हट गया है, अब देखना है कि उधर से फिग लीफ को कितनी देर तक मेंटेन कर पाते हैं और कैसे वो गलता है, और ये डिपेंड करेगा कि वो कितना अर्सा ये बड़े जलसे सस्टेन कर सकेंगे, और उन जलसों में क्या कहा जाएगा और उसका रिएक्शन क्या सड़कों पे क्या होता है और इदारों पे क्या होता है। ठीक है। अच्छा क्लास साहब, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि एक हाइब्रिड सिस्टम है, यू मे एग्री और नॉट एग्री, कि एक पेज पहले एक पेज था अब दूसरा पेज हो गया है, तो ये जो दूसरा पेज हुआ है इस पेज से हट के, तो उस पेज की तहरीर अंडू कैसे हो गई, ये भी एक सवाल है। मैंने भी, जैसे हम फिर रहे थे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उसमें, और आफ्टर लॉन्ग टाइम PML नवाज़ के लोगों से हमारा एक अनईजी वो रिलेशनशिप रहा, बिकॉज वी हैव बीन फाइलिंग स्टोरीज, तो वो भी ज़रा थोड़े से फासले पे थे, हम भी ज़रा थोड़े से फासले पे थे, क्योंकि वही वाली बात, किसी ने आप स्कैंडल की हूँ स्टोरीज़ की हूँ तो कोई अच्छा नहीं समझता आपको। खैर दुआ सलाम बड़े अच्छे तरीके से जो हुई जो सो हुई। हम आपस में बहुत सारे एंकर दोस्त कह रहे थे कि रातों रात ही दुनिया बदल गई। पिछले हफ्ते आए थे तो यहाँ इमरान खान साहब बैठे हुए थे, आप देखें, अच्छा उनका क्राउड ही डिफरेंट था, उनके एडवाइजर ही डिफरेंट थे, उनके मिनिस्टर ही डिफरेंट थे, उसके बाद अचानक ओवरनाइट अब नए लोग आ गए, उनका क्राउड डिफरेंट है, नए लोग हैं, या अगेन उस पुराने लोग हैं, उनमें मोस्टली जो लोग हैं, टीम वैसे वही रखी हुई थी, उनके अपनी जो उनकी कोर टीम थी, तो उस पर एंकर्स भी हैरान थे। तो मैंने किसी से पूछा, बड़े सीनियर PML नवाज़ के वहाँ पे खड़े थे, खुद भी मिनिस्टर बनेंगे शायद, मैं कि ये अब तक क्यों नहीं यहाँ पे इसका वो ऐलान हुआ इस वजारतों का। उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, और मुझे वो अगेन वो कहने लगे, समी इब्राहिम साहब भी खड़े थे साथ सुन रहे थे, उन्होंने कहा यार क्या डिफ़ाइन किया इन्होंने आसिफ अली जरदारी को। उन्होंने कहा जनाब कि वो जो है ना आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने कहा PML नवाज़ के सीनियर लीडर ने, वो हार्ड बारगेनर है,
ही इज़ अ टफ बारगेनर कि ये आसान काम नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुज़ाकरात करें, कोई गिव एंड टेक पे बात हो रही है तो ईजिली वो गिवन कर लें इस पे, तो उन्होंने वो टफ है, तो लिहाजा ये जो टफनेस है ना उसी की वजह से डिले हो रही है। सो इन वन वर्ड उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को ना उसमें सम अप कर दिया है, तो उससे पता अंदाज़ा होता है कि मसाइल जो है ना कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा उसकी तरफ, जो बात आमिर भाई ने की बड़ी अहम बात है कि आप ये इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मेहनत, बड़ी तगो-दो की है, इसमें उनको क्रेडिट दें। थोड़ा सा आई बीइंग बिट समझ नहीं आती बंदा क्या कहे कि आपने एक नावल भी था, फिल्म भी है, वो नहीं है सर उसका, मेरा ख्याल उसका नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो इमरान खान साहब से भी सीखना चाहिए कि विद इन ओवरनाइट आपने चीज़ें जो है ना हुक्मरान से कैसे आपने सड़क पे आना है कि सारी चीज़ें टर्न अराउंड इन 80 डेज टर्न अराउंड इन 80 डेज कि सारी चीज़ें आपके लिए ठीक जा रही थी, ये फ़ौज आपके पीछे खड़ी थी, बल्कि फ़ौज ये अगर यही डीजी साहब जो हैं आपके हक़ में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी या इससे पहले होती थी और बताया जाता था हम खान साहब के साथ खड़े, आप उनकी तारीफ़ें करते थे, मीडिया आपने कंट्रोल किया हुआ था, जुडिशरी आपने की हुई थी, आपने एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी थी। अपोजिशन ये जो आज हमें नजर आए हैं सारे लोग जो वज़ीर आज़म बनने खड़े थे, ये कुछ अर्सा पहले तो जेल में बैठे हुए थे, बड़ी मेहनत से वो सबको वापस ले आए कि नहीं जनाब आपका मकाम सड़क या नायब जेल नहीं है, आपका मकाम ये मेरे वाली कुर्सी है यहाँ पे और तशरीफ रखें यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वो लेकर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, जो कन्फ्रंट्रेशन वाली ये पॉलिसी पे जा रहे हैं, आज बड़ी ओपन वार है, नो इट्स ओपन। इमरान खान साहब ने कल अटैक किए हैं, जो उन पे जो चीज़ें कही हैं, आज उसका जवाब उन्होंने बड़ा सटल तरीके से, बड़ा उन्होंने जो मैसेज भेजना था उन्होंने कहा, वो आमिर साहब का लफ्ज़, अच्छा मैं ये लफ्ज़ कह नहीं सकता, मेरा छोटा बेटा मेरा मजाक मुझे लगता है बजट नहीं था, बड़ा खुले तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था। कोई सटल मैसेजेस पहले दिए जाते थे, आज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द फ्रंट था। ऑन द फ्रंट उन्होंने जाते सहाफ़ियों को कहा जी कुछ पूछें, कोई रेड लाइंस नहीं, आप जो सवाल पूछना पूछा जा सकता है। सो खान साहब अपने आप को उस पोजीशन में ले हैं कि फ्रॉम, वो कहते हैं ना फ्रेंड्स टू फोर्स, जो कहते हैं ना दोस्त से दुश्मन, ओवरनाइट आपने किया है कि अब वो आर्मी जो है वो ये फील कर रही है कि जिस बंदे को हमने प्रमोट किया, ग्रूम किया, प्रोटेक्ट किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक लेके इल्जामात लगे, वही बंदा अब हमारे पे वो कर रहा है, वो मतलब वर्बल फायरिंग हो रही है, जलसों में हमारे खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। सो ये डेंजरस ये क्लैश की तरफ जा रहे हैं इमरान खान साहब जो हैं। अब इसका इनकी पार्टी जो है, एक तो जब आपके सामने पब्लिक बैठी हो ना, बंदे का वैसे ही वो दिमाग हुआ, चार बंदे मुझे मिल जाए मार्केट में तो मैं शाम तक, मेरा दिमाग ठीक नहीं होता, दो बंदे मिल जाए आपको तारीफ कर दें, तो यहाँ पे तो दिन रात आपके साथ एक क्राउड होता है जो आपको एक्सीलेंसी कह रहा होता है। तो इमरान खान साहब इसको समझे कि उनकी स्ट्रेटेजी है, उनकी पॉलिसी है। मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी एक नाकामी है कि विद इन 3.5 साल, बल्कि 3.5 नहीं, नवंबर से अब तक ले लें, पहले तो ठीक थे, कि पिछले 6 महीनों में इन्होंने कितनी मेहनत के साथ ये चीजें ठीक कर सकते थे, ये अपने तल्लुकात बेहतर कर सकते थे। इन्होंने मेहनत के साथ उनको शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आपका मकाम नैब जेल नहीं है, आपका मकाम ये मैं लास्ट जुमला रिपीट करता जाऊं, मैंने बड़ा जुमला कहा है एक जोर लगा के कि ये अभी भी हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, सिर्फ प्लेयर्स बदले हैं। ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम, प्लेयर्स बदले हैं। थोड़ा सा इसकी जो एलैबोरेशन है वो आमिर साहब से लेंगे, क्योंकि वो जुमला उन्होंने बता दिया है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जो मजीद भी उन्हें बताना चाहिए। और इसके अलावा क्लास साहब से भी उनका कमेंट कंप्लीट करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, ब्रेक से पहले आपने एक जुमला कहा, प्लीज जरा उसकी वजाहत फरमाइए। मैं वो वजाहत 2 दफा मैंने सिर्फ कहा है कि जरा गौर बस कर लीजिएगा। अच्छा, कि हाइब्रिड सिस्टम स्टेज, वो हाइब्रिड सिस्टम ही है। होता सिर्फ ये है कि हाइब्रिड ये है कि जो सेम पेज वाला एक समझाया गया था हमें कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे आ चुके हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम के नाम से कहा गया, जिसके खिलाफ ये सारा वोट को इज्जत देगी सारी कैंपेन चली, इतने ज्यादा शोर मचाया गया कि नहीं जनाब ये वो नहीं है। तो वो सब खामोश हैं। हमारे दोस्त भी, लिबरल हजरात को भी ठंड पड़ गई है, बिल्कुल वो हो गई है, क्योंकि इस नए हाइब्रिड सिस्टम में वो हिस्सा बन गए हैं। तो गल सिर्फ है नहीं कि हमें भी इसका हिस्सा बनाएं। सो अब प्लेयर बदल गए हैं, इधर के लोग उधर चले गए हैं, रिवर्सल ऑफ रोल्स हो गया, मगर निजाम वही वाला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बाहर बैठे हैं, बाहर से हमें क्या नजर आ रहा है, एक तो एवरी डे अभी ये डेवलपमेंट्स हैं, ये डे टू डे चल रही हैं, और अभी इसका फैसला नहीं हुआ, ये आइंदा दिनों और हफ्तों में ही फैसला हो जाएगा। ठंड पड़ जाएगी, एक होकर देखेंगे इस दफ़ा क्या है।
एक तो परसों ऑफ कोर्स बहुत बड़ा शो है कि लाहौर के अंदर जो है फैसला होना है कि हमजा ने बनना है या चौधरी परवेज़ इलाही का वो गतका चलना है कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर किसने बनना है, और वहाँ कुछ और फिर रात को कराची में शो ऑफ पावर करना है जिसने कि जिसके साइज़ ने और जिसके मतन ने कि वहाँ क्या कहा जाता है, बहुत कुछ बताया जाएगा, पता चल जाएगा उससे कि हवा किधर जा रही है। मगर उससे पहले कल जो है कश्मीर के अंदर भी एक बड़ी नई डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ पे अपने ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ क़य्यूम नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ इलियास तनवीर साहब ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन दी थी। आज उन्होंने पेश हुए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और बताया ये जा रहा है कि अपोजिशन का क्लेम है कि जनाब वो इस्तीफ़ा जो है स्टैंप लग के उन्होंने सेक्रेटेरिएट में भी दायर कर दिया है, मगर कल वहाँ पे इजलास बुलवा रही है, वो कह रहे हैं नहीं जनाब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इस्तीफे का मतलब है कि वो विड्रॉ हो गया, जिस तरह के पंजाब के अंदर हुआ। मगर वो इजलास कल बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तहरीक के ऊपर हम वोटिंग करवाएंगे। कश्मीर का कानून में ये है कि नो कॉन्फिडेंस के साथ नाम दिया जाता है वज़ीर आज़म मुतबादिल का भी, तो वहाँ तनवीर इलियास साहब का दिया जा रहा है। अपोजिशन का ये ख्याल है तो अगर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है तो तनवीर इलियास साहब ऑटोमेटिकली फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हो जाते हैं, जबकि अपोजिशन जो है वहाँ पे पीपल्स पार्टी या नून लीग वगैरह ये शोर मचा रहे हैं कि नहीं जनाब वो एक्सेप्ट हो चुका है, वहाँ पे इलेक्शन होगा, तो उसके अंदर उनके पास भी 20-21 वोट हैं। उनका ख्याल है कि 6 लोटे उन्होंने भी तैयार किए हुए हैं गालबन कि हमारे साथ मिलके तो ये ले दे हो जाए, तो वहाँ भी एक कल भी घुमसान की जंग कश्मीर के अंदर भी होनी है, आईनी वाले से भी सियासी वाले से भी। ठीक है जी, ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स का सिलसिला जारी है। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।